आवाज हेलो। आ रही है? आवाज जी आ जी रही जी है। सर, जी सर, जी सर आ जी रही है। जी। तो मैं सोचता हूं कि मित्रों कह के संबोधन करूं, लेकिन समय कुछ ऐसा है कि मित्रों बोलते ही लोग हंसने लगते हैं। जी तो इसलिए मैं अब साथियों और दोस्तों कह के ही संबोधन करता हूं। हमारे परम प्रिय मित्र साथी प्रोफेसर अब्बास साहब, प्रोफेसर नसीम साहब, प्रोफेसर आगा जफर हसनैन साहब, हमारे संचालक बंधु प्रताप मिश्र श्वेत केतु, और इस ई माध्यम से जुड़े हुए तमाम संस्कृत और फारसी के, हिंदी और उर्दू के साहित्य मर्मज्ञ, दानिश्वरान और रसिया साथियों, आपने इतनी महत्वपूर्ण सभा में मुझे भाग लेने लायक और कुछ कहने लायक समझा। ये मेरा सौभाग्य तो है, लेकिन मेरी योग्यता नहीं है। जिन लोगों के चरणों में बैठने की भी मेरी हैसियत नहीं है, मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ। कायदे से तो प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी को इस आसन से बोलना चाहिए था, लेकिन खैर आदेश है, इसलिए मैं खिदमत में पेश हूँ। फिराक साहब का एक शेर है, अहदे माजी की यादों को फिर करो ताजा, फिर करो ताजा, बुझे चिराग जलाओ, बड़ा अंधेरा है। भाई प्रताप मिश्र श्वेत केतु ने, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी व्योमकेश नाम के पीछे अपना हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम छुपा ले जाते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में, श्वेत केतु नाम के पीछे भी उन्होंने अपना प्रताप छुपाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जो जौहर दिखलाया है उसमें उनका प्रताप छुपता नजर नहीं आता। उन्होंने जो काम किया है वास्तव में शताब्दियों की वो पुरानी कड़ी थी, एक पुराना सिलसिला था, उसको फिर से जोड़ने का, जगाने का, लोगों के जानकारी में लाने का, अधिक से अधिक साहित्यिक समाज को परिचित कराने का जो बड़ा काम किया है, मैं उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये आयोजन शमसुर रहमान फारूकी साहब की याद में हो रहा है, ये और महत्वपूर्ण है। मैंने उनके दर्शन किए थे और मैंने उनकी वो शाहकार रचना कई चांद थे सरे आसमां पढ़ के ही कोई जान सकता है कि वो किस पाए के बड़े रचनाकार थे। मुझे याद है कि इस उपन्यास पर हिंदू विश्वविद्यालय के राधा कृष्ण सभागार में जो गोष्ठी हुई थी, उसमें मैंने उसकी तुलना बाणभट्ट की आत्मकथा से की थी, और फारूकी साहब ने भी कुछ बातें कही थी। एक पुराना दौर था जिसमें फारसी और संस्कृत, प्राचीन भारत में क्या, बहुत हाल हाल के भारत में ये दोनों ज्ञान की भाषाएं थी। ज्ञान की एक और खिड़की खुली फारसी से परिचय होते ही, और इसमें जो ज्ञान है वो हिंदू और मुसलमान के बीच का फर्क नहीं जानता। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान अत्यंत पवित्र है, और उस जमीन पर पहुंच के फिर कोई भेदभाव नहीं रह जाता। दारा शुकोह ने जो भारतीय विद्या से सारी दुनिया को परिचित कराने का एक बड़ा काम किया था फारसी के माध्यम से, फिर उसी का लैटिन में अनुवाद कानूपेर ने किया था, और हम जानते हैं कि कैसे वो पश्चिम तक चीज पहुंची। तो एक बहुत बड़ा सिलसिला था, जैसे कि एक खिड़की
चीन की ओर जाती थी, एक खिड़की श्रीलंका की ओर खुलती थी, वैसे ही एक खिड़की पश्चिम एशिया की ओर खुलती थी। तो ये फारसी और संस्कृत विद्या काशी जैसी पंडितों की नगरी में भी, दारा शुको के जमाने से तो प्रमाण मिलता ही है, मगर खास दिल्ली में भी, दरबार में भी हम जानते हैं कि पंडित राज की कविता पर, और जयपुर में बिहारी के दोहों पर, और उससे भी पहले जाएं तो खुसरो से ये सिलसिला शुरू होता है, जिसमें भारतीय भाषाएं, भारतीय हृदय जुड़ता है पश्चिम एशिया से। तो ये जो साहित्य की खिड़की है, वो हिंदी और उर्दू के बीच भी कभी हाल की पीढ़ी तक इतनी अनजान नई पीढ़ी को नहीं थी जैसी अब है। और मुझे तो उर्दू जो थोड़ी बहुत सिखाई, त्रिलोचन शास्त्री ने सिखाई, और केवल 3 दिन में ही सिखाई। मश्क न होने से मैं उस पर वैसा अधिकार न कर सका, लेकिन उसका जो अमृत है वो चखने का अवसर जरूर मिला। नामवर सिंह जी ने भारतीय उपन्यास की अवधारणा पर अपनी बात कहते हुए 2 उपन्यासों का खास तौर पर जिक्र किया है। एक तो फकीर मोहन सेनापति का उपन्यास जो 19वीं शताब्दी के मध्य में उड़िया भाषा में आया, और दूसरा 19वीं शताब्दी के अंत में मिर्जा हदी रुस्वा का ये उमराव जान। और उनकी विचक्षण दृष्टि से ये बात ओझल न रह सकी कि फकीर मोहन सेनापति के उपन्यास का जो केंद्रीय भाग है, उसका जो मंच है, उस पर किसान चेहरा उभरता है, और उमराव जान में स्त्री का चेहरा सामने आता है। और भारतीय उपन्यास ने इसी किसान चेहरे को और स्त्री चेहरे को ध्यान में रखकर अपनी एक विशेष पहचान बनाई। और इस मामले में इसीलिए वो पश्चिम के उपन्यास के विकास से थोड़ा उसका रास्ता भिन्न है, क्योंकि वो तब तक मध्य वर्ग का विकास नहीं हुआ था, और हमारा उपन्यास मध्य वर्ग की कथा नहीं कहता, मध्य वर्ग का आख्यान वो है नहीं, वह किसान का आख्यान है या फिर स्त्री की वेदना का आख्यान है। तो इस दृष्टि से उमराव जान का एक भारी ऐतिहासिक महत्व नामवर सिंह जी ने भारतीय उपन्यास की अवधारणा पर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया। और इसको हिंदी में फिराक साहब ने 1961 में प्रकाशित कराया, क्योंकि बहुत कुछ खजाना है उर्दू का जिससे हिंदी वाले वाकिफ नहीं हैं, और हिंदी में भी बहुत ऐसा खजाना है जिसके बारे में उर्दू वाले नहीं जानते, और उसमें मुख्य बाधा है लिपि की भिन्नता, रस्मुल खत अलग अलग होने से। लेकिन प्रकाश पंडित ने और दूसरे लोगों ने, जैसे रामनाथ सुमन वगैरह ने, देवनागरी लिपि में जब उर्दू शायरी की साकार रचनाएं सामने रखी, उसके चुने हुए संकलन प्रकाशित किए, तो एक बहुत बड़ी जमात तक एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हुआ, जो लिपि तो नहीं जानता था, लेकिन उसने उर्दू साहित्य का अमृत चखा, उसका आस्वादन किया, उसका असर भी नए साहित्य के विकास पर आया। उसी तरह से गद्य को, और प्रेमचंद इसकी जरूरत को जानते थे, इसीलिए उन्होंने फिजाना आजाद का अनुवाद आजाद कथा नाम से किया था। तो लेकिन हाल की ये चीज फिराक साहब की लाई हुई, और इतना जल्दी हम भूल गए। इससे पता लगता है फिराक ने क्यों कहा था, अहद माजी की यादों को फिर करो ताजा, क्योंकि हमारे अतीत में जो कुछ गौरवशाली है, जो कुछ उज्जवल है, आज के अंधेरे को काटने का, उससे पार पाने का एक बड़ा उपाय हमारे जैसे लोगों के बस में जो है वह यही है
कि हम उर्दू के खजाने से हिंदी के लोगों को और हिंदी के खजाने से उर्दू के लोगों को परिचित कराएं। परिचय, प्रेम का पहला सोपान है परिचय। तो ये परिचय क्रमशः कम होता चला गया। एक जमाना था पंडित पद्म सिंह शर्मा की अकबर इलाहाबादी से दोस्ती ही नहीं थी। एक जबरदस्त अधिकार था पद्म सिंह शर्मा का कि उनकी बातों को उर्दू के दानिशवरान भी बहुत महत्व देते थे। और ये जो और दूसरी चीज, ये फिराक साहब से बातें करते हुए भी मालूम होता था, और मेरे गुरु त्रिलोचन शास्त्री भी अक्सर कहा करते थे, अच्छा हिंदी गद्य लिखना है तो उर्दू जरूर पढ़ो, उर्दू की शाहकार रचनाएं जरूर पढ़ो, क्योंकि हिंदी की ताकत उसकी मुहावरेदानी में है, उसमें जो चुस्ती है, उसमें जो फुर्ती है, और जो अर्थ गौरव है वो केवल संस्कृत के तत्सम में ही नहीं है, बल्कि उर्दू शायरी में तमाम अर्थों को भरने की जो काबिलियत है, कहना चाहिए कि उसमें एक कौशल है, एक सिद्धि है उसके पास भी। उससे रीतिकाल के दौर में लोगों ने सीखा। यहाँ डॉक्टर हरीश त्रिवेदी जैसा व्यक्ति है, ज्ञानी और साहित्य मर्मज्ञ, अब्दुल रहीम खान खाना पर इतनी सामग्री फारसी में और दूसरी जगहों में पड़ी हुई है, इसका लोगों को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बेहद एक अद्वितीय संपादन अब्दुल रहीम खान खाना से बिल्कुल नया परिचय हमारा होता है, ऐसी किताब वो सामने ले आए हैं। तो उससे पता लगता है कि वाकई क्या कुछ है, मूल्यवान है, हमारे घर का है। यानी हिंदी समाज कुल जो हिंदी और उर्दू की विरासत का वारिस है, वो उससे परिचित नहीं है। कुछ दिनों पहले जब करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर हिंदी का एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाने के लिए तैयार हुआ था और डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी उसके संयोजक थे, तो उसकी गोष्ठियों में देश भर के तमाम लोगों को सुनने का और उनसे जानने का बहुत मौका मिला। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम तैयार किए गए। जैसे प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी जी ने उर्दू के स्कॉलर्स को, नए स्कॉलर्स को, नई पीढ़ी के लोगों को संस्कृत के क्लासिक से परिचित करवाया है। उसी तरह से अभी जरूरत है कि हम पहले कम से कम परिचित कराएं उस खजाने से, ये बहुत जरूरी है। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि हम नाम तो लेते हैं एक ऐतिहासिक संदर्भ के बतौर, नामवर सिंह जी के भाषण को उद्धृत भी कर लेते हैं, लेकिन अपने परिपूर्ण रूप में, परिशुद्ध रूप में प्रताप मिश्र ने जो परिश्रम किया है, यानी फिराक साहब से भी जो चीजें छूट गई थी, मसलन उन्होंने बतलाया है कि कुछ शब्दों के अर्थ तो उन्होंने दिए, मगर बहुतेरे शब्द छूट गए थे, उनका अर्थ पहली बार उन्होंने अपनी इस संपादित पुस्तक में जोड़ा है। दूसरे, उन्होंने फारसी की जो उक्तियां हैं, और उन्होंने उदाहरण दे के बताया है कि वो इस उपन्यास का अभिन्न अंग कैसे हैं, उनको हटा देने से कैसे उसका सौंदर्य क्षीण हो जाता है, और उन्होंने हिंदी पाठकों का ध्यान रख के वो सब इसमें से हटा दिया था। तो प्रताप मिश्र ने वह सब ज्यों का त्यों इस किताब में डाला है, और इस दृष्टि से यह एक बहुत ही अनूठी, कहना चाहिए कि डॉक्टर जगन्नाथ पाठक ने बिल्कुल सही हाथों में यह किताब सौंपी, और उन्होंने इसको और बेहतर बना के फिराक साहब की पूंजी को एक अच्छे उत्तराधिकारी का यही धर्म है कि वो अपनी पूर्वजों की ख्याति को बढ़ाए, बेचे नहीं। तो हालांकि बेचना भी विकास करके राजनीति में एक लोकप्रियता हासिल की जा सकती है, लेकिन साहित्य में ये चालबाजी नहीं चल सकती। साहित्य में तो हमें वाकई उसे बढ़ाना पड़ता है, उस पूंजी को, और ये काम भाई प्रताप मिश्र ने किया है। ये काम बहुत पुराने समय में
हमारे पंडित राज जगन्नाथ ने और उधर दारा शिको ने और दूसरे तमाम पुराने पंडितों ने, अपने पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों का सौंदर्य बोध समझाने के लिए जगह जगह उन्होंने फारसी और उर्दू साहित्य की जो शाहकार रचनाएं हैं, उक्तियां हैं, तो संस्कृत की भी उनको उन्होंने बाकायदा उद्धृत किया है और उनकी तुलना की है। तो हमें भी एक तुलना करनी चाहिए। उमराव जान की उस जमाने के हिंदी उपन्यासों से तुलना करके देखिए तो पता लगेगा उमराव जान की महिमा थोड़ी और बढ़ जाएगी। उसकी भाषा में जो सौंदर्य है, जैसे गालिब के खतों को देखिए, क्या भाषा है, वो हिंदी है, वो हमारी थाती है। ये लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है। तो जैसे कि शमसुर रहमान फारूकी के उस उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा से, और स्वयं बाण भट्ट में जो आंखों से दिखने वाला दृश्य बिंब है, उसी की विशेषता बाण भट्ट में है, द्विवेदी जी में है, और वही शमसुर रहमान फारूकी साहब के उस उपन्यास में है। चित्रकला, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा में मूर्ति कला का वैभव दिखाई देता है, वैसे शमसुर रहमान फारूकी के उपन्यास में चित्रकला का, रंग का, उसकी विभिन्न विधाओं का, और राजस्थान से लेके कश्मीर तक उसकी कितनी छटाएं हैं, एक अद्भुत कोश। उस समाज, जैसे कहा गया कि 19वीं शताब्दी की तहजीब हमारे सामने आती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, उस उपन्यास के अंतिम अध्याय को भी अगर आप देखें उमराव जान के, तो आप पाएंगे कि उसमें 19वीं शताब्दी की जो भी तहजीब है, जो भी उसकी बारीकी है, उस सब कुछ के बावजूद उसके प्रति मोह नहीं है। और उमराव जान उसका जो खोखलापन है उसको सामने रखती है। और अंग्रेजी राज के साथ जो आधुनिकता आई है, स्वयं मिर्जा आदिल रुस्वा साहब वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक सोच तो है ही, वैज्ञानिक थे, इसलिए इस रचना में जगह जगह तकदीर की, भाग्यवाद की और किस्मत की जो 19वीं शताब्दी में आलोचना की जा रही थी, इस उपन्यास में उस भाग्यवाद की भी आलोचना है, एक वैज्ञानिक रुख। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मौका उन सब की छानबीन करने का नहीं है। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूं कि ये हिंदी और उर्दू के बीच जो आवाजाही है, पुराने नए माने विश्वविद्यालयों में भी इसके बारे में बार बार सोचा गया। और जैसे कि शिव प्रसाद सिंह जी ने जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया, उसमें बाकायदा उर्दू साहित्य का भी एक पेपर बनाया गया कि हिंदी के लड़कों के लिए प्रचलित किया जाए। और अब हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बीए में एक पेपर, एक स्पेशल पेपर उर्दू साहित्य का चलाया जाता है। एमए में हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ उर्दू साहित्य का इतिहास भी थोड़ा पढ़ाया जाता है। और वास्तव में एक सही रिस्पांस दिया हमारे मित्र प्रोफेसर आफाकी साहब की अध्यक्षता में। वहां उर्दू विभाग ने भी उर्दू साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी साहित्य भी से भी परिचित कराना शुरू किया है। तो ये एक बहुत शुभ लक्षण है इस युग का। और इस दृष्टि से प्रताप मिश्र का यह काम, तस्वीर नहीं आ रही, उस सिलसिले में एक बड़ा योगदान है। मैं प्रताप मिश्र जी के जो पुराना काम है, अब्दुल रहीम खान खाना की संस्कृत रचनाओं पर जो उन्होंने काम किया था, मैं उससे परिचित हूँ। और जिस निष्ठा के साथ वो इसमें लगे हुए हैं, इसके प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ और इस काम की मैं सराहना करता हूँ। वास्तव में इस काम ने भी एक खिड़की खोल दी है। अगर शमसुर रहमान फारूकी की रचनाओं का हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के साथ उमराव जान की तुलना अगर नारी विषयक हिंदी के अन्य उपन्यासों से अगर की जाती है, तो एक माने एक ज्ञान की एक और खिड़की खुलेगी। इससे दोनों भाषाएं समृद्ध होंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मौके पर
मैं इस पुस्तक के प्रकाशित होने को लेके भाई प्रताप मिश्र श्वेत केतु को, उनका तो सफेद झंडा है, श्वेत केतु है, शांति का झंडा है, सौमनस्य का झंडा है, सामंजस्य का झंडा है, प्रेम का झंडा है। तो ये झंडा और बुलंद होता रहे, शुभकामना व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं, और अपने इस चर्चा में अयोग्य होते हुए भी मुझको जो शामिल करने का सौभाग्य दिया है, इसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार सर। पुस्तक तो लोकार्पित हो जाए। जी सर, ये पुस्तक दिखला दी जाए। नसीम सर, नसीम साहब। वानी रैबिट, हम लोग एक छोटी सी ताली बजा दें जो कर सकते हैं। जी जी, ये हमारे हाथ में भी ये पुस्तक इत्तेफाक से मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर, बहुत शुक्रिया। आपको सुन के 10 साल पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं रिफ्रेशर कोर्स करने गया था और मैंने मेघदूत पर गालिबन 2 लेक्चर आपके सुने थे बतौर रिसोर्स पर्सन, तो वही यादें ताज़ा हो गई सर, और बहुत अच्छा लगा। और आपने जो राह दिखाई है कि संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की जो क्लासिक्स हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। हम लोग उस पर अमल करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। मैं यहाँ मौजूद अपने सारे साथियों से भी कहूँगा, जो नौजवान लोग हैं, कि आप हम सब सर के इस सजेशन को जरूर प्रैक्टिस में लाएं। और आपका आना, क्या बताएं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरी आंखों में ऐसा लगता है आंसू आ जाएंगे, इतना अच्छा भाषण सुना, और इतनी अच्छी बातें, यानी बोलना भी मुझे हम लोगों को, हम नई नस्ल के लोगों को, आप जैसे लोगों से सीखना है अभी कि कैसे अपनी बात रखी जाती है सर। ईश्वर की कृपा है आप जैसे लोगों का हमारे बीच होना। और सर आपने कहा कि हरीश जी का यहाँ मौजूद होना, वो बोलते तो बहुत अच्छा होता, किसी मौके से वो भी जरूर बोलेंगे सर, और हम लोग उनको सुनेंगे इंशाल्लाह जरूर कभी। अभी तो आज ये दिन आपका है और प्रोफेसर नसीम अहमद साहब का है, तो आज हम लोग आपको सुनना चाहते हैं और नसीम साहब को सुनना चाहते हैं। आपको सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा प्रोफेसर नसीम अहमद साहब से कि वो फिराह की इस किताब के ताल्लुक से अपनी बात रखें, अपनी गुफ्तगू पेश करें। प्रोफेसर नसीम अहमद साहब। मैं बहुत ही मशकूर हूँ प्रताप मिश्र जी का और ये पूरी संस्था का कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और अपनी इस कीमती किताब का इजरा मेरे हाथ से कराया। किताब तो पहली बार संस्कृत में आई थी, फिर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मिश्र जी इसे हिंदी में भी ले आएंगे, लेकिन जब ये मुझे मालूम हुआ तो किताब, क्योंकि हिंदी संस्कृत वाली किताब मेरे पास थी, मेरे समझ में नहीं आती, हिंदी किताब जब मुझे मिली तो मुझे बेहद खुशी हुई, और ये मेरे हाथ से इसका इजरा हुआ, इसकी तो मुझे बहुत ही निहायत मसरत में महसूस कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में अवधेश जी को पहला मुकर्रिर बनाया आपने, तो मैं बता दूं कि अवधेश जी के बोलने के बाद मेरे बोलने की कोई वैल्यू ही नहीं। अवधेश जी तो मीर पर बोलते हैं तो मीर वाला क्या बोलेगा, गालिब पर बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। यहाँ भी उन्होंने अपनी तकरीर में उमराव जान पर जो बातें कहीं, समझिए उसका हक अदा कर दिया। अब जाहिर इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा जहाँ लोगों की नज़र नहीं आती। ये उर्दू में लिखी गई, ये वो उर्दू नहीं है जो मीर सौदा गालिब की थी, बल्कि ये लखनऊ की उर्दू है, और लखनऊ की उर्दू में भी ये रंडियों की उर्दू है, ये रेख्ती की उर्दू है, जिसमें औरतें वो बात करती हैं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसका मुकाबला किसी किताब से नहीं किया जा सकता। हिंदी क्या है, उर्दू।
उर्दू में इससे बड़ी बड़ी किताबें हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन ये किताब जो तहजीब पेश करती है इसका कोई तानी उर्दू ज़बान में नहीं है। और आप अजीब बात है, उर्दू में हर चीज़ जो हुई प्लान के तहत नहीं हुई, यूं ही हो जाती। गालिब ने ख़त लिखा, यूं ही लिख दिया। कहने लगे कि हमको फारसी नहीं लिख पा रहे हैं हम, हाथ में राशा है, दिमाग कमज़ोर हो गया है, तो उर्दू में लिखने लगे। इतना बड़ा कारनामा पेश किया कि उसी उर्दू खतूत की बदौलत जिंदा हैं गालिब, वरना फारसी कौन पढ़ता। बहुत बड़ी किताबें उनकी फारसी में हैं। उर्दू में नावल लिखना, ये उर्दू ज़बान के बड़े बड़े राइटर्स जो गुजरे हैं वो मौलाना होते थे। और नावल झूठ का मजमुआ होता है, तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। पहले हाल ही ने सोचा लिखें, लेकिन मजालिस निसा लिख करके उसमें तबलीग की बातें। नज़ीर की किताबें भी कम व बेश इसी किस्म की हैं। और ये हादी रुसवा रुसवा बने बदनाम, वाकई बदनाम। किसी एक कल नहीं बैठते, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी तफसीर लिख रहे हैं, कभी मजहबी किताब लिख रहे हैं, कभी केमिस्ट्री का वो कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं। अपना सारा असासा बेच दिया, दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाया और तजर्बा कर रहे थे। गलती से, लोग कहते हैं गलती से 4-5 उन्होंने नावल लिख दी। उसमें एक नावल तो शरीफजादा है। शरीफजादा के बारे में कहा जाता है कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लाइफ लिखी है। जैसे कि उमराव जान के बारे में कहा जाता है कि उमराव जान की लाइफ लिखी है, उसी तरह शरीफजादा के बारे में भी कहा जाता है। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जहन में रखना चाहिए, ये बिल्कुल ज़बान उर्दू से मुख्तलिफ है। उर्दू तो रेख्ता थी ना, रेख्ता, गिरी पड़ी। एक ज़माना था, गिरी पड़ी ज़बान थी, इसका नाम ही है गिरी पड़ी। कोई इज्जत की निगाह से इसको नहीं देखता। फारसी वाले इसमें शेर कहना अपनी बेइज्जती समझते। वो तो भला हो, इत्तेफाक से वली आ गया दिल्ली में, जब उसकी गज़लें तवाइफों ने गाना शुरू किया, अव्वालों ने गाना शुरू किया, भिखारियों ने गाना शुरू किया, तब फारसी वालों को सूझा, अरे भाई ये भी कोई ज़बान है। शेर शुरू किया रेख्ते में कहना, लेकिन मुंह नहीं लगाया फारसी वालों ने। आप रेख्ते में मजलिस करके उसका नाम मुशारा नहीं रख सकते थे, जुर्म था, जुल्म था, और ये काबिल माफ़ी नहीं था, तो उसका नाम रखा मुराक़ा। उस ज़माने में जो शेर कहे जाते थे मुराक़ा। और वो भी कई इत्तेफाक से आगरे में पैदा हो गया मीर। मीर ना होता तो उर्दू में उर्दू होती नहीं, न गालिब होते, न इकबाल होते, न मोमिन होते, तो मीर ने इसे ना बढ़ाया। और ये उमराव जान अदा का, हाँ, जिक्र देखिए शमसुर्रहमान फारूकी के ताल्लुक से हो रहा, उसी के तहत ये इजरा हुआ है। और फ़राक साहब के बारे में 2 बातें बता दूं क्योंकि मौका मिलेगा नहीं। फारूकी साहब मुझसे बहुत नाराज़ थे। एक बार उनका फ़ोन आया, कुछ खुश हो गए थे, कह लेंगे मियाँ वो तुम्हारा फलां मज़मून पढ़ा, तो ज़रा सा राजपूताने का एक एजेंट था, उसके बारे में ज़रा मालूम करो। तो मैंने मालूम किया। कहने लगे कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, हमारे भाई ने उसे मना कर दिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने पता लगाया, तो उनको तफ़सील से बताया कि वो रेज़िडेंट फलां जगह था, फलां जगह था, फिर कब कैसे कत्ल हुआ बताया। बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी किताब जो कई चाँद थे सरे आसमां, उसमें उन्होंने मेरा उसका ज़िक्र किया कि नसीम साहब ने ये इत्तला मुझे फरमाई। फ़िराक साहब से भी एक वाक़या बयान कर दूँ, कि इससे इस किताब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बड़े मुशायरे में, एक वाक़या तो रमेश द्विवेदी ने लिखा था, एक बड़े मुशायरे में जो बम्बई में हुआ था, दलीप कुमार उसके मेहमान ख़ुसूसी थे। दलीप साहब को आने में ज़रा देर हो गई, फ़िराक साहब नाराज़, 1 घंटे या आधे घंटे देर में आए। जब आए तो किसी ने कहा कि ये साहब, ये दलीप कुमार साहब हैं। फ़िराक साहब ने कहा, ये कौन दलीप कुमार? किसी ने कहा साहब बहुत बड़े कलाकार हैं, आर्टिस्ट है। कौन? मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे दलीप कुमार को जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो। तो दलीप कुमार खड़े हुए बोलने के लिए, तो आपको जान के हम लोग नाराज़ हो जाते, वाह भाई हम प्रोफेसर हैं, ये कह रहा है शायर कि हम नहीं पहचानते। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, फ़िराक साहब वाक़ई बड़े हैं, बड़े इंसान हैं। हम लोग तो आर्ट दिखाते हैं, अदाकारी करते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन फ़िराक साहब
जब तक उर्दू जिंदा रहेगी फिराक साहब पढ़े जाते हैं। तो अब ऐसा ही एक मुशायरा था, अवधेश भाई उसमें थे कि नहीं थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। देखिए, एक शख्स बहुत बड़ा है, जाहिर है वो हर काम सही नहीं करता, उसका हर लफ्ज कुरानी हर्फ नहीं हो सकता। तो एक शख्स था बहुत गरीब किस्म का शायर, वो पढ़ रहा था, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सम, उसको उसने सिमत कहा। फिराक साहब ने उसी डैश पर उसको डांटा। मैं इत्तेफाक वहाँ मौजूद था, इत्तेफाक की बात कही है, मैं तालिब इल्म था लेकिन हमारे हेड ने वहाँ बिठा दिया, उसको डांटा, सिमत नहीं समत कहो, समत। वो बेचारा छोटा गरीब आदमी बैठ गया। फिराक साहब की बारी आई, इन्होंने गजल शुरू की, एक लफ्ज आया उसमें तजब्जुब। फिराक साहब मुस्तकिल उसे तजब्जब, नशे में तो रहते थे, वो बिल्कुल नशे में थे, मुसलसल तजब्जब कहते रहे। किसी पर हद नहीं की उन्होंने इस लफ्ज की हिंदी बताई, दुविधा। तो वो शायर जिसको उन्होंने डांटा था, उसने कहा तो हुजूर तजब्जब नहीं तजब्जुब। फिराक साहब समझ गए होंगे, जवाब नहीं दिया, एक शेर और पढ़ा और फिर वहीं बैठ गए। ये दो वाक़े, फिराक साहब के साथ एक वाक़या और फारूकी साहब का एक ताल्लुक मैंने बयान किया। इस किताब के लिए जितनी भी आपकी तारीफ की जाए उतना कम, जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। और लेकिन ये आपको जानना होगा कि वो ज़बान नहीं है जो मीर और गालिब की है, बल्कि लखनऊ की है। लखनऊ में भी वो औरतों की ज़बान है, एक रेख्ती है, रेख्ती की ज़बान है, और इसी तरह हमें इसे पढ़ना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत खुशी हुई आपको सुन के, देख के। 10-12 साल पहले मैंने आपको देखा था आपके डिपार्टमेंट में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में, और मैं आज आपको सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी उम्र के जो लोग हैं और जो और नई नस्ल के लोग हैं, हमारे बाद वाले लोग, वो याद रखेंगे कि उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में प्रोफेसर नसीम अहमद को सुना था, और फराख साहब के साथ जो उनकी फेस टू फेस मीटिंग थे, बिल्कुल बिलमुशाफा मुलाकात, उसका बयान आपके मुंह से सुना। ये बातें हमारे लिए हमेशा यादगार रह जाएंगे सर। आपकी सेहत और आपकी सलामती के लिए दुआ करता हूँ। ये कहता चलूं कि जो जुबान के ताल्लुक से जो आप बयान कर रहे हैं, यही बात डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र ने इस किताब के दिबाचे में भूमिका में लिखी है इस किताब की, कि फराख ने ये तो किया कि हिंदी वालों को उर्दू के एक क्लासिक नॉवेल से इंट्रोड्यूस करवाया। ये उनकी कोशिश थी। जो यहाँ बात चल रही थी कि जरूरत इस बात की है, डॉक्टर अवधेश प्रधान जो कह रहे थे कि जरूरत इस बात की है कि उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत का जो लिटरेचर है, इसको दूसरी भाषाओं में, दूसरी लिपियों में ट्रांसफर किया जाए। लोग उर्दू वाले हिंदी को जाने, हिंदी वाले फारसी को जाने, इसकी जरूरत है। और गालिबन यही सोच रही होगी आज से 60-70 साल पहले फराख की, कि उन्होंने ये किताब उमरोजान अदा देवनागरी लिपि में लिप्यांतरण करने की कोशिश की। गुण और दोष बताते हुए थोड़ी सी बात डॉक्टर प्रताप ने की है इस किताब की भूमिका में, कि अगर सूक्तियों को, मुहावरों को बिल्कुल हटा दिया जाए, सिर्फ नजर इस बात पे हो कि कहानी कह दी जाए, तो फिर जुबान का जो पूरा मजा है, आनंद है, वो चला जाता है। और ये शायद फराख की इस किताब में न मिले, लेकिन बस हम लोग इसको इसी तरह ले सकते हैं कि फराख की ये कोशिश थी कि उर्दू के इतने बड़े नॉवेल से हिंदी वाले परिचित हों, इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। अलबत्ता हम सब लोग ये जानते हैं कि किसी शाहकार को, किसी साहित्य के किसी शाहकार को, किसी ग्रेट लिटरेचर को पढ़ने के लिए तो उस भाषा में पढ़ने ही में आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन ये वो कोशिश थी फराख की कि जो आज रंग ला रही है। और मुझे ये जान के भी बहुत खुशी हुई प्रोफेसर अवधेश प्रधान की जुबानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये कोशिश शुरू हुई है कि उर्दू के स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा हिंदी साहित्य का ज्ञान हासिल करे, और हिंदी वाले उर्दू का। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे पहले इसका तजुर्बा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करने के दौरान हुआ,
कि मालूम हुआ कि वहां पर उर्दू हिंदी का एक कॉमन डिपार्टमेंट है, उसका नाम है भारतीय भाषा केंद्र, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। उसमें 2 भाषाएं एमए के लेवल पे पढ़ाई जाती थी। ग्रेजुएशन के लेवल पे तो सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। जो 2 इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं वहाँ, वो उर्दू और हिंदी है, भारतीय भाषा केंद्र के नाम से। और वो हेडशिप भी वहाँ ट्रांसफर होती है अल्टरनेटली, कि 3 साल उर्दू डिपार्टमेंट से हेड होगा और 3 साल हिंदी डिपार्टमेंट से। तो वहां भी एमए में ये होता है कि एक पेपर उर्दू, किसी सेमेस्टर में उर्दू वाले हिंदी का पढ़ते हैं और हिंदी वाले उर्दू का पढ़ते हैं। तो गोया प्रोफेसर नामवर सिंह ने और प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने ये कोशिश शुरू की थी, और अब ये उनकी ये कोशिशें और भी जगह, उनकी ये सोच और भी जगह इख्तियार की जा रही है, अपनाई जा रही है। ये मुझे जान के बहुत खुशी हुई, और वाकई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी नाम आएगा कि इस सिलसिले में उसने उम्दा कोशिश की। अब ये सिलसिला होता है इस तरह के समारोह में, जब पुस्तक का लोकार्पण होता है, कि वो थैंक्स दिया जाता है, धन्यवाद ज्ञापन। तो मैं चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन कर दिया जाए। और इस सिलसिले में मैं देख रहा हूँ वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए मैं देखिए मेरे सामने से वो पेज हट गया है, मैं माफी चाहूंगा, जरा कोई मेरी मदद करे। ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी जो संस्था के अध्यक्ष हैं, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ भैया बोले बोले। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, प्लीज आप वोट ऑफ थैंक्स दें, अपनी बात रखें। यहाँ एक साथ संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश के विद्वानों को पाकर मैं अभिभूत हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं कभी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को छात्र जीवन से ही मैं निरंतर सुनता आया हूँ, और अभी उनकी कृति मेघदूत का उन्होंने जो संस्कृत से भोजपुरी में अनुवाद किया, वो उसकी बहुत चर्चा हुई और उन्होंने बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है। और आज वो हमारे बीच आए, और कुछ आज हमारे बीच उनका आना हमारे लिए प्रोत्साहन और आशीर्वाद था। उनके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर नसीम अहमद, इनके विषय में भी, इनकी विद्वता के बारे में मुझे प्रताप ने बताया था। ये हमारे बीच में आए और इस लोकार्पण समारोह में इनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जफर साहब जो शुरू से ही उमराव जान अदा के विषय में इस नावल की खासियत के बारे में बताते रहे और इतनी कुशलता से संचालन किया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा अनेक विद्वान जिनका नाम प्रोफेसर हरीश द्विवेदी जैसे लोग जो हैं यहाँ उपस्थित हैं, इनको अपने बीच में पाकर मैं अभिभूत हूँ। इसके अलावा संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान संतोष शुक्ला जी, जगदानंद झा जी, एक से एक बड़े विद्वान आज हमारे बीच में हैं। इन सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। यह हमारे लिए एक स्वप्न सरीखा था उमराव जान का प्रकाशन, और इसका प्रकाशन तभी संभव होने के पीछे बड़ी वजह थी कि संस्कृत में जो प्रताप जी ने इसका अनुवाद किया, वो उसका अनुवाद करने के दौरान ही उन्होंने इस रचना प्रक्रिया के बारे में बताया कि हिंदी में क्यों इसका प्रकाशन हुआ। जब संस्कृत में वो अनुवाद कर रहे थे उस समय वो बार बार कहते थे कि ये जो हिंदी में जितने भी अनुवाद है सारे आधे अधूरे हैं। और फिल्म उमराव जान से लोगों का इस कृति से परिचय हुआ और इसके जितने भी उपन्यास आए हिंदी में वो आधे अधूरे होने के बावजूद काफी लोकप्रिय रहे और बेस्ट सेलर रहे। तो उसी समय जैसा कि इन्होंने बताया भी कि जगन्नाथ पाठक जी ने इन्हें फिराक गोरखपुरी की तर्जुमा उर्दू से हिंदी में जो था उससे लिप्यांतरण जो था वो इन्हें दिया, और उसमें फिराक गोरखपुरी ने उसके प्राकथन में उन्होंने ये कहा है कि उर्दू और हिंदी में प्रायः एक तिनके का ओट भर का फर्क रहता है। तो लेकिन वो तिनके भर का ओट का जो फर्क था वो फिराक गोरखपुरी के लिए ही शायद था, क्योंकि इतने दिन के बाद भी हिंदी में कोई संपूर्ण रूप से उमराव जान अदा का तर्जुमा नहीं था। और ये इसलिए हमारा जो है कि ये स्वप्न से लिखा था हमारे लिए कि इस पुस्तक को हम अपने संस्थान से इसे प्रकाशित कराएं, और इसके लिए हमारे संस्थान के सभी विभाग के लोगों ने अथक परिश्रम करके मेहनत करके
दिन रात इसे संभव करके दिखाया। मैं तो एक दर्शक मात्र ही था। इधर लगातार जो कार्यक्रमों का दौर चल रहा है उसके पीछे हमारे सभी विभाग से जुड़े हुए सभी सदस्यों की अथक परिश्रम ही है जो आज इस रूप में हमारे सामने उपस्थित है। यहाँ मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, शायद वो विषयांतर ना भी हो। जैसे एक प्रश्न है कि उमराव जान का जो है कि अनुवाद संस्कृत में क्यों किया गया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। तो इसके विषय में शुरू में ही जफर साहब ने बताया है, और फिराक गोरखपुरी की भूमिका अगर पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसा उपन्यास है कि एक बार जिसके हाथ में आ गया उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक वो उठेगा ही नहीं। तो अनुवाद करने के लिए जैसे संस्कृत साहित्य में बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके अनुवाद आज तक होते रहे हैं और वो हमारे बीच अभी भी आती हैं, अपने कथा वस्तु और शिल्प से हमें चकित करती रहती हैं। और यही वजह है कि अवधेश प्रधान जी ने भी जो अनुवाद किया है मेघदूत का संस्कृत भोजपुरी भाषा में, तो उसकी आवश्यकता है। वो साहित्य 2000 साल भी लोगों को स्पर्श करता है, इसलिए लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ 2-4 वर्षों के में ये हिंदी में वो शेष कादम्बरी राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है उसे हिंदी में, और ये दंडी की रचना विक्रमादित्य कथा, तो इसमें इनकी कथा वस्तु और शिल्प और इसमें सारे विमर्श जो आज आधुनिक काल में चल रहे हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। तो संस्कृत साहित्य में ये तमाम चीजें हैं जो आज भी उसमें कितने खजाने छिपे हुए हैं, अल्प ज्ञात या अज्ञात है, जो संस्कृत साहित्य से बाहर हैं। मेरे जैसे जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए वो अद्भुत है और आज भी वो विस्मित करती हैं। तो दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि जैसे ये केवल वन वे ट्रैफिक ना रहे कि संस्कृत से हिंदी, संस्कृत से दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता रहे। तो ये उमराव जान का प्रकाशन ये विपरीत दिशा में है कि ये किसी भी भाषा की जीवंतता और गतिशीलता का परिचायक है कि दूसरी भाषाओं से भी उसमें कितने अनुवाद हो रहे हैं, और खास तौर से संस्कृत में तो ये जरूरी ही है। तो इस संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की जो प्रसिद्ध कृति रही है उसका संस्कृत में अनुवाद संस्थान की तरफ से ही प्रकाशित हुआ है, और उमराव जान ये भी संस्कृत में प्रकाशित हुआ है और आज हिंदी में इसका लोकार्पण हुआ है। तो ये हमारा प्रयास है कि इस तरह अलग भाषाओं के जो साहित्य है उसमें आपस में एक सामंजस्य बैठा करके समय की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत किया जाए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे विज्ञान या गणित के जो क्षेत्र हैं इसमें संस्कृत के अभी बहुत सारे रहस्य जो है अनसुलझे हैं, और इनके लिए जरूरी है कि संस्कृत साहित्य के विषय में जो उसके जानकार हैं और विज्ञान या गणित के लोग आपस में मिल करके काम करें, और जो प्रश्न अभी भी रहस्य जो अनसुलझे हैं उनका उत्तर मिले। ये भी एक जो बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी, उन पे हमें काम करने की जरूरत है। और फिर मैं आज जो है लोकार्पण समारोह में आए अतिथियों को मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो आए, उनका आना हमारे लिए प्रोत्साहन रहा और आगे हम और जो है उत्साह के साथ इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी हिम्मत इसलिए भी बढ़ी कि मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग यानी साइंसेस के लोग, सोशल साइंसेस के लोग साहित्य के अनुरागी हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और किसी भाषा के जिंदा रहने के लिए ट्रांसलेशन की जो जरूरत होती है, और आपने जो ये बताया कि उर्दू नॉवेल उमराव जान अदा का अनुवाद संस्कृत में क्यों करने की जरूरत थी, इस पर जो आपने प्रकाश डाला, ये बड़ी अच्छी बात बताई। और ये संस्कृत भाषा के प्रमोशन के लिए इस किस्म की कोशिशें बहुत जरूरी हैं, बहुत लाजमी हैं। और इस सिलसिले में आपका जो योगदान है वो अमूल्य है। आप बड़े आदमी, इसलिए बस मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए और हम लोग ये करते रहेंगे। हमारे जो बड़े लोग हैं, सीनियर डॉक्टर हरीश, डॉक्टर नसीम अहमद, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, हम लोगों को इन लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। डॉक्टर हसन अब्बास, मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ। मैं प्रताप कुमार मिश्रा के मुंह से बार बार इन लोगों का जिक्र सुनता हूँ। तो इन लोगों का आशीर्वाद चाहिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और
डॉक्टर शंभू तिवारी को बुला दें भारत गीत के लिए। डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी। डॉक्टर शंभू कुमार तिवारी जी, मुझे करेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विमलन जी। मैं भूल जाता हूँ, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ बीमारी का शिकार हो गया हूँ, डॉक्टर प्रताप जानते हैं। उस बीमारी का इलाज करने में मुझे थोड़ा मेमोरी का मसला हो गया है, भूल जाता हूँ मैं। कई बार ऐसा होगा, आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा मुझसे बात करते हुए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। भारत के मुलाकात में हम भी थे भैया के साथ, आपसे मिलने वालों में। है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये नाम जो है, मैं कई लोगों को पूछता हूँ प्रताप भाई से, प्रताप भाई वो कौन थे, तो मुझे याद आया मैंने आपके बारे में पूछा था डॉक्टर प्रताप से, तो आज ही पूछा। और जितनी बातें हुई, थोड़ी सी बात आज डॉक्टर प्रताप ने जब मुझे याद दिलाया कि आपको याद है ना कि आज संचालन करना है, तो थोड़ी सी बात हो गई। वो बात जो डॉक्टर नसीम अहमद कह रहे थे कि देखिए कैसे साहित्य में चीजें हो जाती हैं, कि साहब वो पर्शियन के इतने बड़े पोएट थे और उर्दू प्रोज में गालिब का इतना बड़ा नाम है। जब भी हम मॉडर्न उर्दू प्रोज की बात करते हैं तो गालिब का जिक्र आता है। तो ये हो जाता है कि आप देखिए कि ये सब हम लोग करने क्या चले थे और अब क्या से क्या आगे भी मुमकिन है ऐसा कुछ निकल के चला है कि साहब उर्दू नॉवेल उमराव जान अदा का संस्कृत में ट्रांसलेशन हुआ और फिराक की किताब कहाँ से निकल आई एक, तो हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ नॉवेल का, ये सब होता चला रहा है। ये इंसान की जिंदगी ऐसे ही है। तो इन सारी बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सारे सीनियर्स का आशीर्वाद चाहूंगा आगे भी। और अगर मुझे इजाजत दें तो गोया अब इस धन्यवाद ज्ञापन के बाद, वोट ऑफ थैंक्स के बाद, मैं इस प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम डॉक्टर शंभू तिवारी को भारत माँ गीत के लिए बुला दें। हाँ, भारत माँ गीत के लिए डॉक्टर शंभू तिवारी जी को मैं बुलाता हूँ, उनको आवाज देता हूँ। डॉक्टर शंभू तिवारी जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम भारतीय एकता साधकम संस्कृतम भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम। धन्यवाद। ठीक है, शंभू डिस्कनेक्ट करो। धन्यवाद शंभू जी, धन्यवाद।